अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम एनवायरमेंटल प्लूटेंट को डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं एनवायरमेंटल प्लूटेंट और इनके सोर्सेज डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारी किताब के अंदर 4 मेन एनवायरमेंटल प्लूटेंट्स डिस्कस किए गए हैं, जिनमें पहले नंबर पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स। सो डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल प्लूटेंट एंड टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल प्लूटेंट। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें एनवायरमेंटल प्लूटेंट को डिफाइन करना है। डेफिनेशन आपको एग्जाम के अंदर आ सकती है, सो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। एनी सब्सटेंस इन द इन्वायरमेंट, माहौल के अंदर कोई भी सब्सटेंस विच एडवर्सली, नुमाया तौर पे इफेक्ट द ह्यूमंस, यानी कि इंसानों पे असरअंदाज हो, इवन के यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स बाकी भी आ सकते हैं, ह्यूमन की डेफिनेटली हेल्थ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड नेचुरल फंक्शनिंग ऑफ द इकोसिस्टम इज नोन एज इन्वायरमेंटल प्लूटेंट। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है कि कोई भी सब्सटेंस जो माहौल को इस तरह से खराब करे कि ह्यूमन बींग्स भी डिस्टर्ब हों, इकोसिस्टम में जितनी भी चीज़ें आती हैं, आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बता के आया हूं कि तमाम ऑर्गेनिजम्स का आपस में जो इंटरेक्शन है, अगर वो डिस्टर्ब होता है, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स खराब होते हैं, जिनसे ह्यूमन बींग्स की बाकी एनिमल्स के साथ या बाकी एनिमल्स की आपस में इंटरेक्शन डिस्टर्ब होती है, सो वो सब्सटेंस जो ये क्रिएट करेगा, ये केओस क्रिएट करेगा, हम उसको एनवायरमेंटल प्लूटेंट कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये 2 मार्क्स का आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। आगे बढ़ते हैं। प्लूटेंट की टाइप्स ऑफ प्लूटेंट। स्टूडेंट्स, प्लूटेंट्स की ना बेसिकली 2 टाइप्स है। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी प्लूटेंट। एंड व्हाट आर प्राइमरी प्लूटेंट? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। द प्लूटेंट, वो प्लूटेंट विच आर डायरेक्टली, जो बराह रास्त इंट्रोड्यूस इनटू एनवायरनमेंट, जो बराह रास्त एनवायरनमेंट पे इंट्रोड्यूस होते हैं ना, हम उन्हें प्राइमरी प्लूटेंट कहते हैं। मिसाल के तौर पे आप ना स्क्रीन पे देख सकते हैं डिफरेंट तरह की मोटर व्हीकल्स चल रही हैं। सो इनकी चिमनीज में से निकलने वाला या इनके साइलेंसर में से निकलने वाला जो धुआं है, जो कंबस्चन होती है इंटरनल कंबस्चन इंजन के अंदर, उसकी वजह से जो एग्जॉस्ट निकलता है, प्राइमरी प्लूटेंट है। फैक्ट्रीज में से धुआं निकल रहा है, प्राइमरी प्लूटेंट है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब इस धुएं के अंदर क्या क्या शामिल हो सकता है? SO2, SO3, NOx। NOx का मतलब स्टूडेंट्स आगे जाके आपको बताएंगे, इट इज NO एंड NO2। कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, फ्लोरीन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सो ये डायरेक्टली इंट्रोड्यूस होते हैं इन्वायरमेंट में, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से भी और कुछ नेचुरल एक्टिविटीज भी हैं उनकी वजह से। सो ये सारे के सारे प्लूटेंट प्राइमरी प्लूटेंट्स हैं। स्टूडेंट्स, सेकेंडरी प्लूटेंट, द प्लूटेंट विच आर प्रोड्यूस इन एनवायरमेंट थ्रू वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट। यानी ये प्राइमरी प्लूटेंट्स जो हैं, जो मैंने ऊपर बनाए हैं, दे आर इन्वॉल्व इन वेरियस रिएक्शंस like they react with water of rain, they might react with each other, they might react with oxygen, they might react with ozone. So इनके वेरियस तरह के, डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होंगे, और इन प्राइमरी प्लूटेंट्स के रिएक्शन के बाद जो एक मॉडिफाइड फॉर्म बनेगी, वो हमारे पास कौन से प्लूटेंट होंगे? सेकेंडरी। फॉर एग्जाम्पल, H2SO4 डेफिनेटली सल्फर के ऑक्साइड का पानी में मिलने की वजह से बना होगा, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। इसी तरह कार्बोनिक एसिड कार्बन के ऑक्साइड की वजह से बना होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फ्लोरीन की वजह से बना होगा। सो ये पैन पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ओजोन, एल्डिहाइड कीटोन, पैरोक्सी बेंजोल। स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे जो मैंने केमिकल्स लिखे हैं, ये प्राइमरी प्लूटेंट्स के डिफरेंट तरह के फोटोकेमिकल रिएक्शंस, और कुछ रिएक्शंस तो इस तरह भी होते हैं जिसमें सनलाइट और इन्वायरमेंटल डिफरेंट तरह के फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। वो आगे जाके हम स्मोक के अंदर भी डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, दोबारा पढ़ना, द प्लूटेंट विच आर प्रोड्यूस इन एनवायरमेंट थ्रू वेरियस रिएक्शन ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी प्लूटेंट। एग्जांपल्स आपके सामने हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे नाम आपको आने चाहिए, आपको ये MCQ में, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सोर्सेज ऑफ प्राइमरी प्लूटेंट। स्टूडेंट्स, हमारे सिलेबस में जो प्राइमरी प्लूटेंट्स डिस्कस किए गए हैं, उनमें सबसे पहले है कार्बन मोनोऑक्साइड, and the second one is nitrogen oxide,
and third one is sulfur oxide and fourth one is hydrocarbons. स्टूडेंट्स ये 4 ऐसे प्लूटेंट हैं जो बड़े कॉमन है इन्वायरमेंट के अंदर. हम इनके सोर्सेस और इनके हार्मफुल इफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. कार्बन मोनोऑक्साइड. सबसे पहले स्टूडेंट कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में आप समझ रखिएगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो हम प्लूटेंट नहीं काउंट करते क्योंकि वो नेचुरली इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है. और ग्लोबल वार्मिंग का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था. स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग के अलावा अगर नॉर्मल अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा तो ज़मीन पे जो लाइफ है वो थ्रेटन्ड नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होगी. उसका मैंने कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर में कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में मैंने डिटेल से बताया था कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में आएगी तो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करेगी. नॉर्मल अमाउंट फ़ायदे में है क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने वाली हीट को जो ज़मीन से रिफ्लेक्ट होती है उसको रोकती है, जिससे रात का इन्वायरमेंट क्या रहता है, वार्म रहता है. सो एक लिमिटेड अमाउंट तक कार्बन डाइऑक्साइड जो है स्टूडेंट्स वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. अगर एक्सीड कर जाती है उस नॉर्मल अमाउंट से सो वो ग्लोबल वार्मिंग जैसे मसले का बायस बन सकती है. सो उसको प्लूटेंट में हम काउंट नहीं कर रहे. सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि कार्बन का ही ऑक्साइड है, ये कलरलेस है, ऑडरलेस है, यानी ना इसका रंग है ना इसकी कोई स्मेल है, पॉइजनस गैस है. अभी क्यों पॉइजनस गैस है ये आपको आगे हार्मफुल इफेक्ट्स में बताएंगे ये क्यों पॉइजनस है. 3 टाइम लाइटर देन एयर, हवा से 3 गुना हल्की गैस है ये. इट इज सॉलेबल इन वाटर, पानी में ये सॉलेबल है. उसकी वजह क्या है स्टूडेंट्स, पानी में सॉलेबल होने की वजह, इसकी जो रीजन है डी स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसमें उसका डायपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं है. अब डायपोल मोमेंट जीरो ना होने का मतलब है कि कार्बन पे प्लस है, ऑक्सीजन पे माइनस है. सो आप प्लस से माइनस की तरफ क्या ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट, एक वेक्टर ड्रॉ करते हैं. और वो वेक्टर आपको पता है डायपोल मोमेंट स्टूडेंट्स किसके बराबर होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है. डायपोल मोमेंट बराबर होता है Q मल्टीप्लाई R, यानी चार्ज भी है और उनके दरमियान में डिस्टेंस भी है. डायपोल मोमेंट इसकी जीरो नहीं है. डायपोल मोमेंट जीरो ना होने का मतलब है कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पोलर गैस है. स्टूडेंट पोलर गैस का मतलब ये है कि ये वाटर में इजीली सॉलेबल है. इसके मुकाबले में अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का डायपोल मोमेंट जीरो है. स्टूडेंट ये बात मैंने आपसे ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 3 के अंदर. आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड की डायपोल मोमेंट वैल्यूज. उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एक पोलर गैस है. दैट्स व्हाई दे आर सॉलेबल इन वाटर. अच्छा, अब बात करते हैं जी नेचुरल सोर्सेज. वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में आती है. वोल्केनिक एरप्शन. स्टूडेंट्स वोल्केनिक एरप्शन क्या होता है, आतिशफिशा पहाड़ जब फटता है, आपने स्क्रीन पे देख सकते हैं एक आतिशफिशा पहाड़ फट रहा है, उससे बहुत बड़ी मिकदार में गैस बाहर आ रही. उसके अंदर स्टूडेंट्स सल्फर के ऑक्साइड भी होंगे और कार्बन के ऑक्साइड भी होंगे और स्पेसिफिकली कार्बन मोनोऑक्साइड उसमें बहुत बड़ी मिकदार में होगी. नेचुरल गैस एमिशन दूसरा सोर्स है. और तीसरा सोर्स है स्टूडेंट्स ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन इन एटमॉस्फेयर. मीथेन एटमॉस्फेयर में ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है. स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ नेचुरल सोर्सेज, इसमें हमारा कोई किरदार नहीं है. ह्यूमन एक्टिविटीज की बात करते हैं, यानी इंसानी सरगर्मियों की बात करते हैं. सबसे पहले जी फ्यूल बर्निंग. जाहिर सी बात है फ्यूल बर्न होगा. अब फ्यूल बर्निंग में जितनी भी ट्रांसपोर्टेशंस हैं, व्हीकल्स हैं, जितनी भी व्हीकल्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, बड़े बड़े ट्रक्स हैं, रेलवेज, जहाँ जहाँ पर भी डीजल या पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन हम उसको एक वर्ड में बंद कर सकते हैं. तो उसमें डेफिनेटली बर्न होगा फ्यूल. सो फ्यूल बर्न होगा तो बर्निंग के बाद जो चिमनीज में से एग्जॉस्ट स्मोक निकलेगा, डेफिनेटली उसमें कौन सी गैस होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड. सो 75% कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सोर्स है ना वो ट्रांसपोर्टेशन है. फॉरेस्ट फायर, किसी जंगल में आग लग गई है. कंबस्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट के अंदर फॉसल फ्यूल ही यूज करते हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड की ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स यानी जो हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो भी डिकम्पोज होने के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती हैं. स्टूडेंट्स एनी टाइप ऑफ फ्यूल बर्निंग इन इंडस्ट्री, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है, लाइक पेपर इंडस्ट्री है, लाइक सीमेंट इंडस्ट्री है, आप लोगों ने रिसेंटली 15 चैप्टर में पढ़ा. सीमेंट इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, किसी भी किस्म की इंडस्ट्री है उसमें फ्यूल यूज़ होगा. तो उस फ्यूल के बर्न होने से डेफिनेटली एग्जॉस्ट, जहाँ जहाँ एग्जॉस्ट गैसेज हैं कार्बन मोनोऑक्साइड वहाँ ज़रूर मिलेगी आपको. इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड
dissociation of carbon dioxide at high temperature. Students, carbon dioxide at a very high temperature, at a very elevated temperature, they will convert back into carbon monoxide and oxygen gas. So दूसरा इनकम्प्लीट कंबस्शन. इनकम्प्लीट कंबस्शन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ऑर्गेनिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, अगर एक्सेसिव सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट रिलीज करेगा. चैप्टर 8 में ये पढ़ के आए. अगर यही ऑर्गेनिक कंपाउंड इनकम्प्लीट यानी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न होगा तो स्टूडेंट्स कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर एंड कार्बन ब्लैक प्रोड्यूस होगा. सो लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होता है तो इनकम्प्लीट कंबस्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में आएगी. अब स्टूडेंट इसके ना हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ते हैं, इसके जो खतरनाक नताइज हैं वो क्या हैं. स्टूडेंट इसका सबसे पहले जो हार्मफुल इफेक्ट है यानी सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ जो है इसके अंदर वो ये है कि हमारे लेट्स से फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन की एंड कार्बन मोनोऑक्साइड की. अब एयर के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है. स्टूडेंट्स ये ट्रांसपोर्ट करती हैं हमारे लंग्स के अंदर. अब जो हमारे फेफड़े हैं, लंग्स हैं, आप लोग जानते हैं इस चीज़ को कि जैसे ही एयर लंग्स में जाती है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो लेट्स से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है. अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन. अब लंग्स में वो करने क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जो एयर आ रही है उसमें से ऑक्सीजन लेने आता है. अब जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में आएगा और लंग्स में जो आपने एयर इनहेल की है अगर उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड स्टूडेंट पोलर गैस है. और जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड तो पोलर गैस है लेकिन ऑक्सीजन जो है वो नॉन पोलर है. सो अब होगा क्या कि इस एयर में मौजूद पोलर गैस लंग्स में आने वाले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है हीमोग्लोबिन का क्या काम है. नॉर्मली हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करती है लेकिन इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड जो पोलर गैस है वो ज्यादा स्ट्रांगली हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाएगी. अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाउंड होके अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेगी. अब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाउंड होगी, ऑक्सीजन तो बाउंड ही नहीं हुई, यानी जिस मकसद के लिए ब्लड लंग्स में आया था वो पूरा ही नहीं हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गई है. अब जब ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर खराब हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड से बाउंड होने के बाद, सो अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा तो अब इसमें अगेन ऑक्सीजन की कमी रहेगी. जब कमी रहेगी तो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. स्टूडेंट जब बॉडी में सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वह रेस्पिरेशन का प्रोसेस यानी एटीपीज नहीं प्रोड्यूस कर सकते. सो आहिस्ता आहिस्ता हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डेफिशिएंट होना शुरू हो जाएगी और ऑर्गन्स इनएक्टिव होना शुरू होंगे. सबसे पहले तो फटीग महसूस होगी, हेडेक, और सीवियर कंडीशन में जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस भी हो सकता है. और अगर लंबे अरसे तक कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोजर में कोई रहता है तो वो अनकॉन्शियस होने के बाद मर भी सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है. जी स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा कि एक ऐसा पेशेंट जो कि अनकॉन्शियस हो चुका है बट उसकी डेथ नहीं हुई, सो आप उसको हाई प्रेशर ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल सिलेंडर आप उसको उसके लंग्स में हाई प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन को पास करोगे जिससे ये प्रोसेस रिवर्स भी हो सकता है. सो यानी कि हम कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हीमोग्लोबिन से बाउंड हो जाए उसको रिवर्स कर सकते हैं, यानी डेथ होने से पहले पहले आप इस काम को रिवर्स कर सकते हैं विद द हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन विद एक्सटर्नल सिलेंडर. आई होप स्टूडेंट्स कि आपको हार्मफुल इफेक्ट समझ आ गए हैं और ये आपको मैंने सारा समझा दिया. अब चलते हैं नेक्स्ट प्लूटेंट की तरफ विच इज नाइट्रोजन ऑक्साइड. स्टूडेंट नाइट्रोजन के ना दो ऑक्साइड है, सबसे पहले है NO और सेकंड पे है NO2. अब NO है जी नाइट्रिक ऑक्साइड, पहले हम इसका नाम लिख लें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और NO जो है स्टूडेंट्स वो है नाइट्रिक ऑक्साइड, ऊपर लिख देते हैं इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड. हम दोनों को ना इकट्ठा NOx लिख देते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन के लिए. अब सबसे पहले हम इसका नेचुरल सोर्स डिस्कस करेंगे कि नेचुरली NOx एनवायरनमेंट में कैसे आती है. स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं बैक्टीरियल एक्शन, जो बैक्टीरियल एक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा NOx मेनली. अब ये जो बैक्टीरियल एक्शंस है ना ये आप लोगों ने दो जगहों पे पढ़े हुए हैं.
एक तो आपने पढ़ रखा है प्लांट्स की जो रूट सिस्टम होती है उसमें माइक्रोब्स पाए जाते हैं, वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और वो NOx प्रोड्यूस करते हैं। एक तो प्लांट्स की रूट्स के अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो NOx प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा स्टूडेंट्स, अगर कोई डेड ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज होना शुरू होता है ओपन एयर में, सो वहाँ पर भी माइक्रोब्स जो हैं यानी बैक्टीरियाज उस ऑर्गेनिज्म को जब डिके करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सो वो भी बैक्टीरियल एक्शन है, उसकी वजह से भी NOx प्रोड्यूस होता है। सो नेचुरली आपको मैंने बताया बैक्टीरियल एक्शन जहाँ पे होगा वहाँ पे NOx गैस प्रोड्यूस होगी, उसमें NO2 भी होगा, NO भी होगा। अब चलते हैं जी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ। स्टूडेंट्स, ह्यूमन एक्टिविटी के लिए ना सबसे पहले आपको ना इंटरनल कंबस्टन इंजन, जो आपको चैप्टर 7 में ना मैंने डिटेल से पढ़ाया था। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो ना तो मैंने आपको चैप्टर 7 में इंटरनल कंबस्टन पढ़ाया था। अब आपको ना स्क्रीन पे एक डायग्राम नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इस तरफ, जिसमें आपने चैप्टर 7 में जो डायग्राम पढ़ी थी इंटरनल कंबस्टन इंजन की, वो आपको नजर आ रही है। उसमें आप क्या करते थे, उसमें आपने देखा था कि एक तरफ से एयर एंटर होती थी, उस एयर में स्टूडेंट कौन कौन होता था, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो यूज होता था फ्यूल को बर्न करने के लिए, और फ्यूल बर्न यानी कि जो फ्यूल था उसके साथ ऑक्सीजन मिलती थी, और फ्यूल बर्न होने के बाद स्टूडेंट क्या प्रोड्यूस होता था, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी फ्यूल के अंदर अगर सल्फर होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, नाइट्रोजन होगा तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, और वो एग्जॉस्ट पाइप से वो गैस बाहर चले जाती थी। चूंकि फ्यूल के बर्न होने से काफ़ी ज़्यादा हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती थी, फ्यूल के बर्न होने से उस हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी की वजह से नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से रिएक्शन होता था, और उस फ्यूल के बर्न होने से जो स्टूडेंट्स हाई एनर्जी निकलेगी, हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी की प्रेजेंस में नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, और रिएक्शन के नतीजे में स्टूडेंट्स NO प्रोड्यूस होता है, NO प्रोड्यूस होता है यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। फर्दर ये नाइट्रिक ऑक्साइड दोबारा ऑक्सीजन से बाहर आके रिएक्ट करता है और NO2 में कन्वर्ट हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी एक्टिविटी है, ह्यूमन एक्टिविटी है। हमारी वजह से NO2 कैसे एनवायरनमेंट में आ रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब NO2 जो है, अब अगर आप इसकी हार्मफुल इफेक्ट्स देखें तो स्टूडेंट्स इसके हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे सिलेबस में तो नहीं लिखे, लेकिन आपको पता होने चाहिए इसके हार्मफुल इफेक्ट्स। स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपको बताऊं, हार्मफुल इफेक्ट्स, सो इसका सबसे बड़ा हार्मफुल इफेक्ट्स है एसिड रेन। एसिड रेन की जो वजह बनता है वो नाइट्रिक एसिड है, सो ये उसका हार्मफुल इफेक्ट्स है। उसके अलावा स्टूडेंट हम लोग अब इसकी रेजिडेंस टाइम इन एटमॉस्फेयर में जो रेजिडेंस टाइम है, कितनी देर तक ये एटमॉस्फेयर में रहता है, वो उसका रेजिडेंस टाइम, जो NO है वो 4 डेज तक रहता है, और NO2 जो है वो 3 डेज तक रहता है, सो ये उसका रेजिडेंस टाइम है। ड्यू टू फोटोकेमिकल रिएक्शन NOx कन्वर्टेड इनटू HNO3, जो कि रेनफॉल और डस्ट की वजह बनती है। स्टूडेंट, ये उसके हार्मफुल इफेक्ट्स में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्लूटेंट की तरफ, विच इज SOZ, सोज भी बोलते हैं उसको, यानी X की जगह अब हमने Z लिख दिया। अब इसमें दो तरह के ऑक्साइड आते हैं, SO2 आता है और SO3 आता है। स्टूडेंट्स, अगर SO2 और SO3 की बात की जाए, अगेन सबसे पहले जो मैंने पहला पॉइंट है वो सेम इसी के पैरेलल, नेचुरल सोर्सेस। 76% गैस जो है वोल्केनोस यानी कि जो आतिशफिशा पहाड़ फटता है उसकी वजह से आती है। डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो भी डिकम्पोज होगा, चूंकि वो सल्फर उसमें होगा, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर्स हैं मेनली आपको पता है वो 6 एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। सो सल्फर तो होगा उसमें, तो उससे भी डिकम्पोज होने के बाद जो हमारे पास SO2 या SO3 गैस है वो निकलेगी। उसके अलावा ऐसा कोल जिसमें 1 to 9% सल्फर पाया जाता है, जब उस कोल की कंबस्शन करेंगे तो उससे भी SOZ यानी SOX, SO2 या SO3 निकलते हैं। अब चलते हैं जिसके हार्मफुल इफेक्ट्स की तरफ। स्टूडेंट, चूंकि इसकी पंजेंट स्मेल होती है, इरिटेंट होता है, और ये सफोकेशन भी पैदा करता है। सो सफोकेशन, उसके बाद है जी आफ्टर वेरियस रिएक्शन सल्फेट्स, एरोसोल्स। अब स्टूडेंट्स, एरोसोल्स क्या होते हैं इसको जरा अच्छे से समझ लीजिएगा। आपको ना स्क्रीन पे एरोसोल को समझाने से पहले एक डायग्राम नजर आ रही है जिसमें आपको हैवी डेंस स्मोक नजर आ रहा है। अब उसको हम एरोसोल बोलते हैं। अब ये क्यों इसको एरोसोल बोलते हैं, एक्चुअली एरोसोल होता क्या है स्टूडेंट? एरोसोल ना मिक्सर होता है फाइन ड्रॉपलेट्स
ऑफ लिक्विड प्लस स्मोक यानी धुआं प्लस उसमें ना फाइन पाउडर होता है, फाइन पाउडर होता है स्टूडेंट डस्ट का, डस्ट मीन सॉलिड पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, अब जरा देखो क्या क्या चीजें हैं इसमें, 3 चीजें। नंबर 1 फाइन ड्रॉपलेट ऑफ लिक्विड, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज है स्टूडेंट स्मोक, और तीसरी चीज है फाइन पाउडर ऑफ डस्ट यानी कि सॉलिड। अब इनके मिलने से जो एक गहरा सा एक डेंस किस्म का एक धुआं सा बनेगा ना, हम उसको एरोसोल बोलते हैं। सो सल्फेट एरोसोल्स वो हैं जिनके धुएं में सल्फर के ऑक्साइड शामिल हो जाएं, सल्फर के ऑक्साइड स्टूडेंट शामिल हो जाएं, हम सल्फर के ऑक्साइड शामिल होने वाले एरोसोल्स को सल्फेट एरोसोल बोलते हैं। स्टूडेंट ये जो सल्फेट एरोसोल्स है ना, आप ये स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, ये रेस्पिरेटरी ट्रबल्स यानी कि सांस लेने की बीमारियां पैदा करते हैं, और ख़ास तौर पे ओल्डर यानी जो लोग बूढ़े हो चुके हैं। सो रेस्पिरेटरी ट्रबल्स जो हैं ये ओल्डर सिटीजन्स या ओल्डर पर्सन्स के अंदर ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं बूढ़े लोगों में। स्टूडेंट्स मेजर सोर्स ऑफ एसिड डेपोजिशन, जहां जहां वर्ड डेपोजिशन आएगा समझ लीजिएगा एसिड रेन को ना एसिड डेपोजिशन भी बोलते हैं। तो एसिड रेन की जो मेजर वजह है ना वो ये सल्फर के ऑक्साइड है। अब स्टूडेंट्स हम मूव कर रहे हैं लास्ट प्लूटेंट की तरफ विच इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। जी स्टूडेंट्स, अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो हाइड्रोकार्बन के जो नेचुरल सोर्सेज हैं, जो कुदरती सोर्सेज हैं, वो हैं जी ट्रीज, प्लांट्स टू ट्रीज। आप लोगों ने पढ़ रखा है आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स, उसके लिए वो हाइड्रोकार्बन्स को पैदा करते हैं। लाइक उसमें इथीन गैस को पैदा करते हैं, इथाइन गैस को भी वो प्रोड्यूस करते हैं। सो ये हाइड्रोकार्बन आप लोगों ने पढ़ रखा है चैप्टर 8 में, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स में यूज़ होती है। तो ट्रीज एंड प्लांट्स अपने साथ लगे हुए पत्तों को, अपने साथ लगे हुए फल को पकाने के लिए ना ये गैस रिलीज करते हैं। पैडी राइस होता है, पैडी राइस फील्ड यानी कि ऐसी चावल की फसल जिसमें पानी खड़ा है। स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ रखा है पैडी राइस फील्ड में क्या होगा कि जो हमारे पास दलदली इलाका होता है, दलदली। अच्छा, सेकंड पॉइंट भी सेम फर्स्ट पॉइंट के साथ इसके साथ समझ आ जाएगा, एनएरोबिक डीकंपोजिशन, एनएरोबिक डीकंपोजिशन। स्टूडेंट आप इसको भी समझ लें। और पैडी राइस, अच्छा अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट पैडी राइस या किसी दलदली इलाके में कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ना एक कार्बोहाइड्रेट है। स्टूडेंट होगा क्या कि जो हमारे पास दलदली इलाके हैं जहां पानी खड़ा होता है वहां पे ना एनएरोबिक डीकंपोजिशन, एनएरोबिक डीकंपोजिशन क्या होती है? एसिड डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स, जी डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या वेरी लिटिल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो एनएरोबिक डिकम्पोजिशन पैडी फील्ड्स में क्या हो सकते हैं? लेट्स से ये हमारे पास जमीन है जहां पे मिट्टी है और इसके ऊपर फसल लगी हुई है और इसके ऊपर पानी खड़ा है। लेट्स से ये पानी खड़ा है, जाहिर सी बात है कि पानी खड़ा होने की वजह से मिट्टी के नीचे जो भी ऑर्गेनिक मैटर दब चुका है, अब उसमें उसको ऑक्सीजन की सप्लाई तो नहीं मिलेगी। ऊपर पानी का बेड है, ऑक्सीजन तो एयर में है, डेफिनेटली पानी में भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है, लेकिन मिट्टी के नीचे तो ऑक्सीजन नहीं है ना। सो अब ये मिट्टी की तह के नीचे, सेडिमेंट्स के नीचे जो दफन ऑर्गेनिक मैटर्स हैं ये डिकम्पोज होंगे, तो वो एरोबिकली डिकम्पोज नहीं होंगे स्टूडेंट्स, वो एनएरोबिकली डिकम्पोज होंगे। सो पैडी राइस में भी यही होता है, जहां पानी खड़ा होता है चावलों की फसल में, वहां पर भी एनएरोबिक डिकम्पोजिशन होगी। स्टूडेंट्स एनएरोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया की मौजूदगी में डिकम्पोजिशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। दैट्स व्हाई दिस मीथेन गैस इज आल्सो नोन एज मार्शी गैस या मार्श गैस, क्योंकि मार्शी प्लेसेस पे ये प्रोड्यूस हो रही है।
स्टूडेंट अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को डिस्कस करते हैं। ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोलियम, कोल, वुड, इंसरेटर आपको इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ाएंगे। एक मशीन का नाम है जिसमें हम कूड़ा करकट उसको हम जलाते हैं और जला के उसकी हम राख बनाते हैं ताकि उसको डिस्पोज करना आसान हो, उसको इंसरेटर बोलते हैं। सॉल्वेंट, एवेपोरेटर, ये सारी की सारी स्टूडेंट्स ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो इन्वायरमेंट में डिस्पोज हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं। अब इसका रेजिडेंस टाइम देखा जाए तो स्टूडेंट्स 3 to 7 ईयर इसका रेजिडेंस टाइम है। स्टूडेंट्स जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन है वो इन्वायरमेंट में एयर को पोल्यूट कर रहे हैं और बहुत सारी बीमारियों की वजह बन रहे हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारे के सारे जो प्लूटेंट्स हैं ये अच्छे से समझ आ चुके हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड रेन एंड स्मोक को पढ़ने वाले हैं जिनमें इन प्लूटेंट्स का बहुत ज़्यादा किरदार है। पेपर के लिहाज से ये काफ़ी अहम सवाल है। सो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।